तो दोस्तों नया साल आ चुके हैं। इसी नया साल के शुरुआती दौर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस छोटे से परिवार में। सो वन सेकंड दोस्तों हैप्पी सो आज के टॉपिक व्हाट इज ईएसएल टेक्नोलॉजी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पीकर आखिरकार होती क्या है। देखिए दोस्तों, ईएसएल के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। सो घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आज आपको जितना सिंपल वे में हो सके बताने की कोशिश करूंगी। ध्यान से सुनना। ओके, द इलेक्ट्रोस्टैटिक इट मीन्स द स्टडी ऑफ स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड्स एज ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक करेंट्स। इसका मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल दोस्तों, दोनों वर्ड्स का हमारा कॉम्बिनेशन से बनते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। सो पहला हमारा इलेक्ट्रॉन, दूसरा जो ओ है स्टैटिक। तो इस तरह से पूरा मीनिंग कुछ ये हुआ कि स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, चार्ज को उसके रेस्ट पोजीशन में स्टडी करना। एंड ये चैप्टर बारहवीं कक्ष के फिजिक्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली जो लोग साइंस में पढ़ते हैं उनको ये चैप्टर से गुजरना पड़ता है। एंड इसका दूसरा डेफिनेशन ये भी है जिसमें डील्स विद फिनोमिना एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी स्लो मूविंग एक्सेलरेशन, दूसरा नाम से भी जाना जाता है। सो अब तक जनरल जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो गए होंगे। नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे ईएसएल के बारे में जानकारी जानने के लिए। सो दोस्तों, वर्ल्ड में कुछ ऐसे गिने चुने ब्रांड्स है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पीकर बनाने के लिए फेमस है, जैसे कि मार्टिन लोगन, केफ, क्वाड, साउंड लैब प्रमुख, इसके अलावा ऑडियो एक्यूस्टिक, ज़ेन, यहाँ तक कि बोस ने भी इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर अपना कदम बढ़ाया था। मगर इसमें मार्टिन लोगन का नाम इसलिए सबसे पहले आता है क्योंकि मोर देन 103 इयर्स एक्सपीरियंस देखने को मिलते हैं मार्टिन लोगन के पास। एंड साल 1920 में सबसे पहले मार्टिन लोगन ने ईएसएल स्पीकर को प्रैक्टिकली बनाकर पब्लिकली शोकेस किया था। लेटर 50 एंड 60s में ईएसएल दूसरे भी ब्रांड की तरफ से हमें देखने को मिलते थे, बट उसका पावर एंड जो एक्चुअल साउंड सिग्नेचर होता था वो उतना ज़्यादा बढ़िया हमें सुनने को नहीं मिलती थी। एक डिस्टॉर्शन टाइप का साउंड आता था। इसलिए 70 के दशक में गाइल स्टैंडर्स जो कि फाउंडर मार्टिन लोगन, जिन्होंने अपने स्पीकर्स की इंप्रूवमेंट के ऊपर काम किया करने लगे, साउंड एग्रेसी अच्छे पार्ट्स के ऊपर, एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पर है, अपने स्पीकर्स की कमियों को ढूंढ के निकालना एंड उनको सॉल्व करना, ये उनके एंड उनके द्वारा जो टीम था उनका मेन लक्ष्य हुआ करता था। दोस्तों, ये तो मार्टिन लोगन के बारे में एक छोटे से हिस्ट्री जानकारी जो कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। नाउ आप जो मेन चीज़ें जिसके बारे में जीते हम जानेंगे, द वर्किंग बेसिस ब्रेकडाउन ऑफ ईएसएल टेक्नोलॉजी। तो हो सकता है अपने इंटरनेट के थ्रू यूट्यूब वेबसाइट एंड रियल लाइफ में भी ईएसएल देखे होंगे। एक लंबा सा जाली टाइप के मटेरियल उभर करके लगे हुआ होते हैं एंड जो कि बेसिकली जाली नहीं है मेरे दोस्त, वही इसका मेन ड्राइवर है। पहले मैं भी समझता था कि ये एक जाली है। तो वो जाली वाले हिस्से के बीचों बीच एक बहुत ही थीन पातले टाइप के डायफ्राम लगाया जाता है एंड जिसका वजन बहुत ही हल्का होता है। इसका मेन काम यही है एयर मॉड्यूल्स को मूविंग करवाना, ताकि आप और मैं ऑडियो फ्रिक्वेंसीज को सुन सके। और जिसको आप जाली समझते थे वो बेसिकली एक मेटल स्टेरॉइड्स होता है एंड आप इसको एक तरीके से मेटल पैनल भी समझ सकते हैं। तो ये करता क्या है, इसको क्यों लगाया जाता है? देखिए, ऑडियो सिग्नल्स को रिसीव करने का जो मेन काम होता है वो जो मेटल स्टेरॉइड्स है वो यहाँ पर यह काम को संपन्न करते हैं एम्पलीफायर से सिग्नल को कलेक्ट करके। एंड मेटल पैनल, इन दोनों को बीच में एक क्लियर स्पर्स लगाए जाते हैं जो कि डिफरेंट तरीके से जो रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है उसको प्रोवाइड करते हैं, ताकि मूविंग के टाइप में अलग अलग सिग्नल पे अलग अलग तरीके से जब भी ये मूव करता है तो अपन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म के वजह से काफ़ी अच्छे दिखते हैं ये जो स्पीकर। तो डायफ्राम को चार्ज देने के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी को स्पीकर पावर सप्लाई की मदद से करंट को पॉजिटिव चार्ज में बदलकर डायफ्राम तक भेजा जाता है डिपेंडिंग ऑन स्पीकर साइज। यानी कि 2000 वोल्टेज तक भी पॉजिटिव बायस पावर सप्लाई हो सकता है कंडीशन ऑफ स्पीकर एंड कॉन्टिन्यूसली पावर को आगे भेजा जाता है। नाउ जो मेटल स्टार्स लगे हुए होते हैं तो उसको भी तो चाहिए होता है ऑडियो सिग्नल। तो यहाँ पर ऑडियो सिग्नल को थोड़ा सा ट्विक करके वहाँ पर भेजा जाता है, यानी कि एम्पलीफायर से निकलने वाले ऑडियो सिग्नल को कैबिनेट के अंदर रखे गए जो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसके थ्रू वोल्टेज को बूस्ट अप करके आगे भेजा जाता है, जो मेटल के दो हिस्सों में डिवाइड करके। फ्रंट एंड बैक दोनों मेटल पैनल जो रहता है बेसिकली एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर कंटिन्यूअसली फ्लो होता है इक्वल स्ट्रेंथ में। नाउ दोस्तों, इसके अंदर जो डायफ्राम होता है जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि वो सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस को कलेक्ट करते हैं। सो ऐसे कंडीशन में होता ये है कि जो फ्रंट स्टेटर्स वो डायफ्राम को अपनी ओर खींचते हैं क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव चार्ज फ्लो होता है एंड दूसरे साइड पे जो मेटल स्टार्स होता है वो पॉजिटिव चार्ज वहाँ पर फ्लो होता है। तो इसलिए जो है वो पुश करता है डायफ्राम को। तो ये जो काम बेसिकली मिली सेकेंड से भी मिली सेकेंड यानी कि बहुत ही माइक्रो सेकेंड के अंदर यहाँ पर काम होता है।
अकॉर्डिंग टू द म्यूजिक सिग्नल। तो पुश पुल सिचुएशन जिस तरीके से क्लास बी एम्पलीफायर में हमें देखने को मिलती है, तो यहाँ पर पुश पुल सिचुएशन में ये काम करता है, ऐसे ऐसे काम करते हैं, यानी कि बहुत ही मिली सेकेंड के अंदर। तो यहाँ पर जो स्पीड है दोस्तों, अगर हम देखें मैक्सिमम मिली सेकेंड में 10,000 बार यहाँ पर मूव करने की क्षमता होता है इसके अंदर। तो अनफॉर्मली डायफ्राम मूव होता है ताकि एज टू सेंटर पोस्ट एंड पुल सिचुएशन में एट द सेम टाइम में हो सके, इसलिए। एंड वही पर अगर हम देखें नॉर्मल स्पीकर में वॉइस कॉल होता है जो कि बहुत ही तेज़ी से जब वो मूव करता है हमें नॉइस सुनने को मिलता है, बिकॉज वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, तो इसलिए। बट दोस्तों इसके साथ मामला ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपको कम नॉइस सुनने को मिलेगा। तो परफेक्टली लाइक ओरिजिनल म्यूजिक की तरह साउंड को प्रोड्यूस करता है, जो कि नेक्स्ट लेवल ऑडियो एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करते हैं। तो यही है इसका बेसिक फंडामेंटल, जो कि मैंने आपको बता दिया किस तरीके से ये काम करता है एंड किस तरीके से फिजिक्स के ऊपर बेस करके यहाँ पर ESL स्पीकर, ESL टेक्नोलॉजी काम करता है। दोस्तों और एक ट्विस्ट आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ जो इसकी क्रॉसओवर को लेकर। जनरली कोई भी टावर या फिर बुक शेल्फ के अंदर अलग अलग क्रॉसओवर दिया जाता है, तो आपको भी मालूम होगी। एक ऊपर एंड मिड रेंज एंड ट्विटर को चलाने के लिए हो सकता है, अगर ज़्यादा मिड रेंज हो तो उसके लिए अलग अलग क्रॉसओवर, मगर ESL के साथ मामला जो है पूरा बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि ESL के अंदर मिड रेंज और ट्विटर को अलग से चलाने के लिए कोई क्रॉसओवर होता ही नहीं। बेसिकली इसके अंदर जो ऊपर होता है उसको चलाने के लिए क्रॉसओवर दिया जाता है, जो कि लो फ्रीक्वेंसी यानी कि 100 से लेकर 400 हर्ट्ज तक जो लोअर फ्रीक्वेंसी रहता है उसको यहाँ पर चलाने के लिए, सेपरेट करने के लिए क्रॉसओवर होते हैं, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन ऑडियो सिग्नल डायफ्राम एक्यूरेसी के साथ ऑटोमेटिकली काम करते हैं। तो 120 डिग्री वास्ट लिसनिंग एरिया प्रोवाइड करता है एक ESL स्पीकर। रिफ्लेक्शन के मदद लेकर आपको अच्छा अकॉस्टिक इफेक्ट ऑफर करते हैं। वाइडर एंड टॉलर साउंड स्टेज एंड कार्व डिजाइन होने के नाते बहुत ही प्रिसाइजली आपको साउंड सुनने को मिलता है। पूरे आपका जो रूम का एरिया है उसको कवर करता है, साउंड हमें सुनने को मिलता है। नॉर्मली अगर हम डाइपोल स्पीकर को देखें तो वहाँ पर फ्रंट एंड बैक दोनों ही साइड आपको देखने को मिलते हैं, जो कि फ्रंट इन फेज में काम करता है एंड जो बैक साइड है आउट फेज में। तो इसलिए जब भी वो तेजी से मूव करता है तो बहुत ही ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है कार्ड हो जाती है, साइड की फ्रीक्वेंसी हमें सुनने को नहीं मिलती है। एंड इसके साथ ऐसा मामला नहीं है, क्योंकि बहुत ही पतले एंड एक साइड से कार्व होने के वजह से आपको दोनों साइड से सिमिलर एंड साइड से भी जो है आपको अच्छा खासा साउंड सेपरेशन के साथ फ्रीक्वेंसी सुनने को मिलती है। देखिए ऐसा नहीं कि इतना तारीफ करो तो बहुत ही ज़्यादा ESL स्पीकर अच्छे, इसका भी बहुत डिसएडवांटेजेस है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस। ESL मोर एक्सपेंसिव द जनरल स्पीकर, क्योंकि एक्सपेंसिव पार्ट्स लगे होते हैं ESL के अंदर। दूसरा दोस्तों कॉम्प्लेक्सिटी, डिजाइन में सबको सिंपल देखने को मिले, बात बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स अंदर की जो मैकेनिज्म होते हैं एंड जो इसके अंदर स्टेप अप ट्रांसफार्मर दिया जाता है, जो कि वोल्टेज को अच्छा खासा कंज्यूम करता है। थर्ड दोस्तों बैस रेस्पॉन्स एक नॉर्मल स्पीकर के मुकाबले उतना अच्छा खासा नहीं होता है। एंड फाइनली सेंसिटिविटी टू ह्यूमिडिटी, कभी कभार क्या होता है इसका जो नेगेटिव इफेक्ट्स है मैं आपको बताया तो जब भी आप लाउड वॉल्यूम पे सुनेंगे तो ESL का जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्शन ESL से निकलते हैं। तो नॉर्मल स्पीकर वो हालांकि हार्मोनिक डिस्टर्शन ज़्यादा है, बट वो लाउड वॉल्यूम पे बहुत ही अच्छे काम करते हैं एज कम्पेयर टू ESL। सो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे आखिरकार ESL का क्या फंडा है, क्या डिफिनेशन है, किस तरीके से ये फिजिक्स के ऊपर बेस करके वर्क करता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक टेक्नोलॉजी होता है। तो बहुत मेहनत लगे इस वीडियो को बनाने के पीछे। तो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छी लगती हो, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करना। सो दोस्तों आज के लिए इतने काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट किसी रैंडम टॉपिक में। सो नमस्कार, बाय बाय, है जय हिंद।